Assalamu alaikum. This is lecture number 25 for the course LSM 733 Production Operations Management, and I'm Usman bin Saif. In the last session we started with the chapter of just-in-time and lean operations. We initially discussed the case study of Toyota Motor Corporation, because Toyota Motor Corporation was the one who actually introduced just-in-time inventory system. just-in-time inventory system को हमने कैसे डिफाइन किया था? just-in-time का मतलब है just-in-time का मतलब जिस वक्त आपको जितनी इन्वेंट्री जहाँ पे चाहिए वो इन्वेंट्री वहाँ पे पहुँच जाए, rather than buying all the inventory and keeping that inventory in your warehouse and making up developing inventory level stockpiles, तो उससे हमारी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाती है. तो व्हाट डू वी डू कि हमें जिस वक्त लेट्स सपोज अगर हमें 10 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने, तो 10 यूनिट्स का रॉ मटेरियल हमें एंड प्रोडक्शन से पहले हमें जगह पे प्रोडक्शन की जगह पे हमें पहुंच जाए. फिर अगले हमने उसके बाद 10 के बाद अगले फिर 8 यूनिट्स और मैन्युफैक्चर करने, तो फिर 8 का इन्वेंट्री 8 का रॉ मटेरियल और मिल जाए और पहुंच जाए, रादर देन कि आप इकट्ठे 100 यूनिट्स का इन्वेंट्री या 100 यूनिट्स की जो रॉ मटेरियल ख़रीद के रख लें और उसके बाद थोड़ा थोड़ा यूज़ करते रहें. तो जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ती है वैसे वैसे आप ख़रीदते जाते हैं, वैसे वैसे आपको सप्लायर्स या वेंडर्स जो हैं वो आपको पहुंचाते जाते हैं आपको रॉ मटेरियल या इन्वेंट्री. लेकिन दिस इज़ अ वेरी स्पेशलाइज्ड टेक्निक, इन्वेंट्री मेथड, बिकॉज इसमें आपका जो सप्लायर है उसके साथ आपकी बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है. Without keeping the supplier into the loop, you cannot successfully implement just-in-time inventory system. हमने just-in-time देखा, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम और लीन ऑपरेशंस की बात की थी, और उसमें हमने देखा था कि बेसिकली what is the target of just-in-time inventory system? To eliminate waste. और ओनोज एक टेची ओनो एक इंजीनियर था टोयोटा का, जिसने कि एक सिस्टम या मेथड जस्ट इन टाइम का डिवाइस किया. साथ उसने अपने 7 वेस्ट उसने आइडेंटिफाई किए थे कि क्या क्या टाइम कैसे वेस्ट हो सकता है, हमारी इन्वेंट्री रॉ मटेरियल कैसे वेस्ट, ये सारी चीज़ उसने डिफाइन की थी कि प्रोडक्शन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें वेस्टेज के अंदर काउंट हो सकती हैं. ओवर प्रोडक्शन भी उसने कहा कि एक वेस्टेज है, लीन टाइम भी वेस्टेज है आपका. देन जस्ट इन टाइम, टीपीएस और लीन ऑपरेशन, तीनों चीजें दे आर ऑल अबाउट रिड्यूसिंग और रिमूविंग वेरिएबिलिटी. वेरिएबिलिटी का मतलब है कि आपके प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट लेवल आप मेंटेन करते हैं. प्रोडक्ट लेवल कैसे मेंटेन करते हैं कि अगर आप 10 प्रोडक्ट्स आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो 10 के 10 की क्वालिटी एक जैसी हो. ये ना हो कि उसके अंदर 10 में से 8 जो हैं वो फॉल्टी पीसेस हों, 2 आपके प्रोडक्ट्स ठीक हों. आपके यूजुअली हम प्रोडक्शन लाइन में देखते हैं कि फॉल्टी पीसेस होते हैं, डिफ़ॉल्ट्स होते हैं, जो क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी टेस्ट नहीं पास करते प्रोडक्ट्स, तो वो यूजुअली 1-2 होते हैं. आपकी पूरे 100 में से 1-2 आपका होते हैं. अगर आपकी वेरिएबिलिटी बढ़ जाए, आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन आपकी बढ़ जाए, तो आपकी जो है फॉल्टी पीसेस भी बढ़ जाएंगे. फिर आप वेरिएबिलिटी में उसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि हम अपनी जो स्टॉक लेवल्स हैं, हमारे जो प्रोडक्शन लेवल है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी ना, बहुत ज़्यादा चेंज, बहुत ज़्यादा आप एकदम प्रोड्यूस करें, बहुत कम एकदम प्रोड्यूस करें. एंड इम्प्रूविंग थ्रूपुट के लिए भी उसने डिफरेंट पुल और पुश स्ट्रैटेजीज डिफाइन की. ये सारी चीज़ें हमने लेक्चर में डिस्कस की थी. फिर फर्दर हमने देखा कि सिंस जस्ट इन टाइम इज़ अ कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री सिस्टम, तो इसके अंदर पार्टनरशिप्स आर एसेंशियल, रिक्वायर्ड. एंड देन द कंसर्न्स ऑफ सप्लायर्स. पार्टनरशिप्स क्यों रिक्वायर्ड है?
आई एम टोयोटा मोटर कंपनी और I have implemented just in time inventory system at my factories, at my assembly lines. Now Toyota being Toyota, मैं Toyota के 100% सारे पार्ट्स खुद नहीं बनाता, बहुत सारे पार्ट्स मैं सप्लायर्स से लेता हूँ, मेरे आगे वेंडर्स हैं. नाउ अब अगर मैं लेट्स सपोज हम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं टोयोटा इंजन मैन्युफैक्चरिंग की, उसमें ऑयल फिल्टर्स ले लेते हैं. ऑयल फिल्टर्स टोयोटा नहीं बनाता, ऑयल फिल्टर्स कोई और कंपनी बनाती है. अब टोयोटा ने 500 इंजन्स प्रोड्यूस करने हैं इस मंथ में, तो टोयोटा को 500 ऑयल फिल्टर्स भी चाहिए उसमें इंस्टॉल करने के लिए. या तो टोयोटा ये कर सकता है कि 4000-5000 फिल्टर्स ख़रीद के रख ले और जैसे जैसे उसको ज़रूरत पड़ती है वो इन्वेंट्री यूज़ करता जाए. उससे हमारी इन्वेंट्री उसकी वजह से हमारी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगी, हमारे वेयर हाउस चार्जेस, ये सारी चीज़ें इंक्रीज करती हैं, हमारी टोटल कॉस्ट इंक्रीज करती है. नाउ इफ टोयोटा इम्प्लीमेंट्स इफ जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम, फिर क्या होगा? फिर क्लोजली कोऑर्डिनेट करेगा टोयोटा विद द वेंडर. वेंडर को बताएगा कि ये इस दिन मेरी प्रोडक्शन शुरू होनी है, मुझे फर्स्ट डे के ऊपर 50 फिल्टर चाहिए, सेकंड डे पे मुझे 200 फिल्टर्स चाहिए, थर्ड डे पे मुझे इतने फिल्टर्स चाहिए और इस मंथ के अंदर इस दिन पे डेली बेसिस पे इतनी प्रोडक्शन होनी है और इसके लिए मुझे इतने फिल्टर्स रिक्वायर्ड होंगे. और जो वेंडर है वो अकॉर्डिंगली फिल्टर्स डिलीवर कर देता है. फिल्टर्स डिलीवर या तो डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे या प्रोडक्शन टू प्रोडक्शन. जैसी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई उसने हमने 500 इंजन्स मैन्युफैक्चर असेंबल करने थे, तो 500 इंजन्स के फिल्टर्स आ गए. या ऐसे भी कर सकता है वो, फिर इट डिपेंड्स विद द वेंडर, सप्लायर और द कंपनी कि वो 500 इकट्ठे सप्लायर पहुंचा दे या फर्स्ट वीक में 100, सेकंड वीक में 200, इस तरह से करके 500 पूरे कर दे. तो मतलब ये कि जिस वक्त ज़रूरत है फिल्टर्स की उस वक्त वो सप्लायर फिल्टर्स वहाँ पे पहुँचाए. फिर इसमें देर आर वेरियस कंसर्न्स ऑफ द सप्लायर्स, क्योंकि बेसिकली हम होल्डिंग कॉस्ट क्या कर रहे होते हैं जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम में, ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं टू द सप्लायर्स. अब सप्लायर के साथ मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है कि मुझे जब भी प्रोडक्शन करनी होगी, ऑयल फिल्टर रिक्वायर्ड होंगे, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, आप मुझे ऑयल फिल्टर दे देंगे और इस प्राइस पे प्राइसेस ऑलरेडी हमने नेगोशिएट की हुई. लेकिन उसके लिए सप्लायर को तो अपनी इन्वेंट्री बिल्डअप करनी है, सप्लायर ने तो प्रोड्यूस करके फ़िल्टर्स रखने. अगर सप्लायर के पास फ़िल्टर्स नहीं होंगे और मैं अपने सप्लायर से फ़िल्टर मांग लेता हूँ तो सप्लायर विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड फ़िल्टर्स, ऑयल फ़िल्टर्स. इस तरह और भी कंसर्न्स हैं सप्लायर्स के. सप्लायर्स को ऐसा भी लगता है कि जो कंपनी है वो उससे 100% इंफॉर्मेशन जो शेयर नहीं कर रही होती, वो एक्चुअली टाइम लैग भी बीच में रख रही होती है कि उनको थोड़ा सा डार्कनेस शेडो में भी रख रही होती है सप्लायर को, उनको, सो दैट कि जस्ट इन केस सप्लायर डिफ़ॉल्ट कर जाए तो वो किसी और सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें या जो है किसी और सप्लायर से ख़रीद सकें, या फिर जो है वो अगर आज प्रोडक्शन शुरू होनी है तो वो सप्लायर को 2 दिन 3 दिन पहले की डेट दे देते हैं, सो दैट कि ये ना हो कि सप्लायर एक दिन भी लेट हो जाए तो उसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन रुक जाए. सो इस तरह के वेरियस कंसर्न्स हैं सप्लायर्स के, वो हमने डिस्कस किए थे. Then we discussed the just-in-time layout strategy. लेआउट का हमने एक चैप्टर पहले भी पढ़ चुके हैं और उसमें देख चुके हैं कि ऑफिस फ्लोर का एक लेआउट क्या हो सकता है, सोफ़ा कहाँ रखना है, टेबल कहाँ रखनी है, डेस्क कहाँ होगा. प्रोडक्शन या फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग एक जो कंपनी, उसका लेआउट क्या हो सकता है, कौन सी मशीनरी कहाँ पे लगेगी, कहाँ पे एम्प्लॉयज़ के बैठने की, खड़े होने की जगह, ऑफिसेस, केबिन्स कैसे होंगे, या किसी कॉर्पोरेट ऑफिस है उसके अंदर ऑफिसेस, केबिन्स कैसे होंगे, फिर केबिन्स की टाइप्स क्या होंगी, फिर उनकी टेबल सेटिंग्स क्या होंगी, एक टेबल पे कितने लोग खड़े होंगे, कितने लोग काम कर सकते हैं, यू शेप में होंगी, या ये सारी चीज़ें हमारी जस्ट इन टाइम में भी मैटर करती हैं. जस्ट इन टाइम में इसलिए मैटर करती हैं क्योंकि
अगर मटेरियल मशीन के पास अवेलेबल होगा तो जल्द प्रोडक्शन डिले नहीं आएगा। मूविंग में भी टाइम लगता है ना मटेरियल मूव करने में, कॉस्ट भी इनकर होती है। सो डिस्टेंस रिडक्शन, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयज, रिड्यूस स्पेस एंड इन्वेंट्री, ये सारे हमने टॉपिक्स जस्ट इन टाइम लेआउट स्ट्रैटेजी में विद रिगार्डिंग दी स्ट्रैटेजीज हमने देखे थे। देन वी टॉक्ड अबाउट जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री के हम वेरिएबिलिटी इन्वेंट्री में कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इन्वेंट्री का साइज़ कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, लॉट साइजेस हम कैसे जो हैं उसको सेपरेट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, और सेटअप कॉस्ट हमने फिर सेटअप कॉस्ट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सेटअप कॉस्ट में हमने एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ये देखी थी कि हम मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, आज हमने सारा दिन एक मशीन 10 घंटे चली और उसने 50 यूनिट मैन्युफैक्चर किए, प्रोड्यूस किए। अब वो मशीन कल के दिन फिर 10 घंटे चलेगी, लेकिन कल के दिन उसको दोबारा स्टार्ट करने में, चलाने में सेटअप कॉस्ट हमारी जो है वो इनकर होती है। तो हम अपनी मशीन को अगर ऑफ करने से पहले ड्यूरिंग रन ही उसको हम एक दफ़ा मेंटेन कर लें, उसको हम क्लीन कर लें, उसको ऑफ करने से पहले हम उसका वाटर लेवल, ऑयल लेवल, ये सारी चीज़ें एक दफ़ा हम चेक कर लें, सो दैट कि अगले दिन जब हम प्रोडक्शन स्टार्ट करें तो हमें उन चीज़ों के ऊपर अपना टाइम ना स्पेंड करना पड़े, और उन चीज़ों को ऑलरेडी हम पहले पिछले दिन सेटअप कर चुके हों, तो अगले दिन जस्ट हम मशीन स्टार्ट कर प्रोडक्शन स्टार्ट कर लें। फिर हमने जस्ट इन टाइम स्केजुलिंग देखी थी कि स्केजुलिंग हम कैसे करते हैं, जो इसी टॉपिक को हम फर्दर आज भी कंटिन्यू करेंगे स्केजुलिंग को, कि हम कैसे सप्लायर के साथ और कस्टमर के साथ मिलके अपनी इन्वेंट्री को शेड्यूल करते हैं, स्केजुल करते हैं। देन we'll talk about one is just in time scheduling, the other thing is Kanban, Toyota production system and the lean operations. ये टॉपिक्स आज के हम सेशन का एजेंडा है। आज के सेशन में हम ये इन टॉपिक्स को थॉरली डिस्कस करेंगे। देन फर्दर we'll start the new chapter which is maintenance and reliability operations, and we'll first discuss the case study of Orlando Utilities Commission. Then we'll talk about the strategic importance of maintenance and reliability. Then what is reliability, how reliability can be improved, improving individual components, and then providing redundancy. Then we'll talk about maintenance. पहले हमने reliability की बात की, फिर हम maintenance की। maintenance को कैसे हम implement कर सकते हैं as a preventive measure, फिर हम increasing repair capabilities. So that was that is the agenda of this session. Now let's start the session. Let's talk about just-in-time scheduling. Schedules must be communicated inside and outside the organization. अब हमने बहुत important चीज़ जो देखी थी scheduling में, that was about communication of just-in-time schedule inside and outside, so that within the company भी मैनेजर्स के पास, सुपरवाइजर्स के पास, सबके पास इंफॉर्मेशन हो कि कल हमने क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कितनी रॉ मटेरियल इन्वेंट्री उसकी रिक्वायर्ड है, और आउटसाइड भी सप्लायर के पास भी इंफॉर्मेशन हो कि कल मैंने इनको ये इतने ऑयल फिल्टर्स डिलीवर करने, सो दैट इन्होंने अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करनी। लेवल schedules, process frequent small batches, freezing the schedule helps stability. और फिर जब मैं कम्युनिकेट अपने स्केड्यूल कर लेता हूँ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, और उसको फाइनलाइज कर लेता हूँ, देन आई फ्रीज इट। फ्रीज करने का मतलब है कि मैं उसे लॉक कर देता हूँ, उसे फाइनलाइज करता हूँ, उसमें फिर उसके बाद कोई चेंज नहीं आती, और एज इट इज फिर उसको जो है मैं फॉलो करते हैं। Kanban is a technique signal used in a pull system. हम इसको आज डिस्कस करेंगे कि what is Kanban technique. Better scheduling improves performance. Better scheduling से हमारी performance improve होती है, और the tactics that are used for just-in-time scheduling are
कम्युनिकेट स्केड्यूल्स टू सप्लायर, सप्लायर के साथ आप कम्युनिकेशन करें। मेक लेवल स्केड्यूल्स, लेवल स्केड्यूल्स जो होता है, स्केड्यूल क्या होता है कि सप्लायर और आप दोनों यू आर एट द सेम लेवल, उनके भी कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, आपके भी कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, दोनों बैठ के इकट्ठा उसको म्यूचुअली एग्री कर लेते हैं स्केड्यूल को। फ्रीज उसके बाद फाइनलाइज कर लेते हैं। परफॉर्म टू स्केड्यूल, फिर स्केड्यूल को स्ट्रिक्टली आप फॉलो करते हैं। सीक वन पीस मेक एंड वन पीस मूव, एक पीस बनाया, एक पीस उसको नेक्स्ट प्रोसेसिंग में भेज दिया, फिर एक पीस बनाया, एक बनाते हैं उसको मूव किया, एक बनाया उसको मूव किया। एलिमिनेट वेस्ट, अपने वेस्ट आप कम करें। प्रोड्यूस इन स्मॉल लॉट्स, यूज कानबान्स, मेक ईच ऑपरेशन प्रोड्यूस अ परफेक्ट पार्ट। तो ये सारे वो क्या हैं, स्केड्यूलिंग के टैक्टिक्स हैं जो कि हम यूज करते हैं जस्ट इन टाइम। नाउ कमिंग टू लेवल स्केड्यूल्स, प्रोसेस फ्रीक्वेंट स्मॉल बैचेस रादर देन अ फ्यू लार्ज बैचेस, फ्रीक्वेंट स्मॉल बैचेस रादर देन प्रोड्यूसिंग अ लार्ज बैच। एक दफ़ा आपने 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की बजाय आप एक हज़ार करके 5 दफ़ा आप यूनिट्स प्रोड्यूस कर लें, दैट इज़ लेवल स्केड्यूल्स। लेवल स्केड्यूल का ये हम लेवल जस्ट इन टाइम लेवलिंग या जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री को हम, या लेवल इन इन्वेंट्री किसे कहते हैं कि आपने एक दफ़ा 1000 प्रोड्यूस कर दिया रादर देन कि आप 5 दफ़ा आप एक हज़ार प्रोड्यूस करें, एक दफ़ा 5000 प्रोड्यूस करें, बहुत ज़्यादा इकट्ठे प्रोड्यूस करने मुझे 5 दफ़ा कर लें, उसको लेवल कर लें। मेक एंड मूव स्मॉल लॉट सो द लेवल स्केड्यूल इज इकोनॉमिकल। जेली बीन स्केड्यूलिंग के आप उसको कलर कोडिंग कर देते हैं, बीन्स की तरह, जिस तरह जेली बीन्स होती हैं डिफरेंट कलर्स में होते हैं, कि आप उसमें जो हैं अपनी लॉट्स को, स्मॉल लॉट्स को आप लॉट ए, लॉट बी, लॉट सी अकॉर्डिंग टू द कंपोनेंट्स आप उसको कर लेते हैं। अभी हम इसकी एक एग्जांपल भी देखते हैं। फ्रीजिंग द स्केड्यूल क्लोजेस्ट टू द ड्यू डेट कैन इम्प्रूव परफॉर्मेंस, और ड्यू डेट से पहले आप अपने जो स्केड्यूल है, आपका प्लान है, उसको आप फ्रीज कर लेते हैं, उसको फाइनलाइज कर लेते हैं। जस्ट इन टाइम लेवल मटेरियल यूज अप्रोच, लार्ज लॉट अप्रोच। अब लार्ज लॉट में क्या होता है कि आपने 3 कंपोनेंट्स आपने प्रोड्यूस करने, ए बी सी, तो ए की भी आपने ए बी आप क्या करते हैं लार्ज लॉट में, जब एक दफ़ा ही आपने प्रोड्यूस करने हैं तो फिर आप क्या करते हैं, पहले ए सारे प्रोड्यूस कर लिए, फिर बी सारे प्रोड्यूस कर लिए, फिर सी कर लिए। अगर लेकिन आप मटेरियल यूज अप्रोच को अगर देखें स्मॉल लॉट्स में करें तो फिर आप क्या करते हैं, 2 ए ज़रूरत अभी हमें इस वक्त 2 चाहिए, 2 ए चाहिए थे, 2 ए पहले प्रोड्यूस कर लिए, 3 बी प्रोड्यूस कर लिए, 1 सी प्रोड्यूस कर लिए, फिर 2 ए कर लिए, 3 बी कर लिए, 1 सी कर लिए। स्मॉल लॉट्स के अंदर आप प्रोड्यूस करते हैं। कानबान जो है ये भी एक टोयोटा मोटर का पेटेंट टेक्निक है। टोयोटा मोटर कंपनी थी जहाँ पे ऑनसो, हमने कहा था कि ट्यूची ऑनसो एक वहाँ का इंजीनियर था जिसने ये एक्चुअली इन्वेंट किया था, जिसने ये सिस्टम इम्प्लीमेंट किया था टोयोटा मोटर कंपनी में। तो टोयोटा मोटर कंपनी में फिर कानबान टेक्निक भी उन्होंने स्टार्ट की। इट्स अ जैपनीज वर्ड फॉर कार्ड सिस्टम। The card is an authorization for the next container of material to be produced. A sequence of Kanbans pulls materials through the process. Many different sorts of signals are used, but the system is still called Kanban. अब कानबान टेक्निक क्या है? कानबान टेक्निक ये है कि हमारे पास मटेरियल, रॉ मटेरियल, हम कहते हैं हमारे पास रॉ मटेरियल है। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमने एक बॉक्सेस के अंदर रॉ मटेरियल्स रखे हुए हैं, 10 बॉक्स हैं, 10 बॉक्सेस में रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। अब क्या है कि और हमारी प्रोडक्शन चल रही है, तो हमारी 10 यूनिट के लिए 10 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस करने, तो 10 यूनिट की प्रोडक्शन ख़त्म हुई, अब अगले 10 प्रोड्यूस करने। तो अब वो मेरे पास क्या है, 10 जो रॉ मटेरियल के बॉक्सेस हैं, तो वन ऑफ द बॉक्स, एक बॉक्स के ऊपर कार्ड एक उन्होंने लगा देते हैं, एक स्टिकर कार्ड लगा देते हैं, चार्ट लगा देते हैं, सो दैट कि आई नो कि अब अगली जो 10 की प्रोडक्शन करनी उसके लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, फिर उसके बाद अगली 10 जो हमने इन्वेंट्री प्रोड्यूस करनी उसके लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करना। कार्ड सिस्टम के लिए, कार्ड सिस्टम, कानबान को कार्ड सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखें कि बॉक्सेस बने हुए हैं, यहाँ पे बॉक्सेस बने हुए हैं, उनके कोड्स लगे हुए हैं।
यूज़र रिमूव्स अ स्टैंडर्ड साइज कंटेनर, और ये कंटेनर्स पड़े हुए हैं, हर कंटेनर जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके उन्हें कंटेनर लगे हुए हैं और हर कंटेनर का अपना डिफरेंट नंबर है. सिग्नल इज सीन बाय प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट एज ऑथराइजेशन टू रिप्लेनिश. अब आप देखें इसके अंदर दो कंटेनर्स के ऊपर उन्होंने रेड कलर के मैरून कलर के दो कार्ड्स लगाए हुए हैं और उसके साथ एक सिग्नल मार्कर खड़ा किया हुआ है. सिग्नल मार्कर एक पोस्ट को या एक हैंगिंग वो होता है जिसके ऊपर वो कार्ड लटका देते हैं और उसके आगे कोड के आगे कोड लिख देते हैं कि इस कोड का नेक्स्ट कंटेनर अब यूज़ करना है आपने प्रोडक्शन के लिए. ये कानबान सिस्टम या कार्ड सिस्टम, व्हाई इज इट एफिशिएंट? इट इज़ एफिशिएंट बिकॉज अब अगर आपके पास ये तो हमने 10 बॉक्सेस की 5 बॉक्सेस की बात की, आपके पास जहाँ मटेरियल के 5000 बॉक्सेस पड़े हुए हों, 5000 बॉक्सेस पड़े हुए हों, आपने आज 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने, 5000 बॉक्सेस एंड 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने आज के दिन, और उसमें डिफरेंट हर 5000 बॉक्सेस में डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं. तो आपने एक तो कंपोनेंट्स को कोड कर दिया, उसके बाद आपने कंपोनेंट्स के ऊपर कार्ड्स लगा दिए सो दैट के आइडेंटिफाई करना इजी हो जाए कि किस प्रोसेस के लिए कौन सा मटेरियल किस स्टेज पे यूज होना. नाउ हम एक देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं कानबान टेक्निक की. सबसे पहले लेफ्ट साइड पे आप देखें रॉ मटेरियल सप्लायर. रॉ मटेरियल सप्लायर ने अपना जो है रॉ मटेरियल पहुंचा दिया. आज हमने 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करने, 50 यूनिट्स का जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम, हमारे पास आज ही 50 यूनिट्स का रॉ मटेरियल पहुंच गया. अब उस रॉ मटेरियल को लेबल कर देते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट कार्ड्स लगा देते हैं. अब ये देखें वर्क सेल्स, आप सर्कल के अंदर देखें देयर आर 4 वर्क सेल्स. हर वर्क सेल डिफरेंट कंपोनेंट के ऊपर काम कर रहा है. तो हर वर्क्स, अब वो मटेरियल इकट्ठा पड़ा हुआ है, 50 यूनिट्स आज हमने प्रोड्यूस करने, 50 यूनिट्स का मटेरियल पड़ा हुआ है. उस मटेरियल के ऊपर हर वर्क सेल के लिए अपना कार्ड लगा हुआ है. अब मैं एक टेबल के ऊपर मैं खड़ा होकर काम कर रहा हूँ, कोई कंपोनेंट जोड़ रहा हूँ, उसके अंदर जो रॉ मटेरियल यूज़ होना है, मैं वो जाके जब देखूंगा अपना रॉ मटेरियल, उसके अंदर ऊपर उसके ऊपर कानबान या कार्ड लगा होगा कि दिस मटेरियल बिलोंग्स टू माय टेबल. मैं उस मटेरियल को अपने टेबल पे ले आऊँगा और ला के अपने कंपोनेंट के अंदर लगा के उसको जोड़ के अपना काम फिनिश करूँगा. उसके बाद फाइनल असेंबली में जाएगा. फाइनल असेंबली में जब जाएगा तो फिर मैं उसके ऊपर एक और जो है फाइनल असेंबली में जब जाएगा तो मैं उसके ऊपर एक और कार्ड लगा दूंगा कि ये किस टेबल के लिए, किस टेबल वाले ने इसके ऊपर फर्दर काम करना है. उसके बाद फिर जो है सब असेंबली और फिर परचेज पार्ट सप्लायर, इसी तरह हर कोई. अब जैसे कि इसकी एग्जांपल ऐसे देख लें कि मटेरियल सप्लायर था, सप्लायर ने मटेरियल जब डिलीवर किया तो मटेरियल के ऊपर उसने कार्ड लगा दिए कि ये कंपोनेंट ए का कंपोनेंट ए के पार्ट्स हैं, ये कंपोनेंट बी के पार्ट्स हैं, कंपोनेंट सी के पार्ट्स हैं, कंपोनेंट डी के पार्ट्स हैं. अब मैं कंपोनेंट बी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं जाऊँगा देखूंगा कंपोनेंट बी का कार्ड जिस मटेरियल पे लगाऊंगा वो मैं उठा लूँगा और उसके बाद मैं उस मटेरियल को यूज़ करूँगा. उसके बाद जब मैं उसको वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री को आगे मूव करूँगा तो मैं भी उसके ऊपर एक और कार्ड लगा दूंगा और बता दूंगा कि कौन से सुपरवाइज़र या कौन सी मशीन में अब ये इसने कौन सी मशीन के अंदर अब इसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग होनी है. सब असेंबली लाइन में, फिर असेंबली लाइन, फिर एक और कार्ड उसके ऊपर लग जाएगा अब कौन सी मशीन में जाना है, उसके बाद उसके अब कौन सी मशीन में इस इन्वेंट्री या वर्क इन प्रोसेस में जाना है, और फिर फाइनली फिनिश गुड्स और उसके बाद कस्टमर ऑर्डर या शिपमेंट. दिस इज हाउ कानबान टेक्निक वर्क्स. When the producer and user are not in visual contact, a card can be used. अब सिंस या तो तरीका ये है कि मैं कोई भी मैंने कंपोनेंट प्रोड्यूस किया, उसके बाद वो कंपोनेंट मैंने अगले जिस बंदे ने उस पर काम करना उसको जाके बाय हैंड में डिलीवर करूं. लेकिन सिंस इसमें इट्स मोर टाइम कंज्यूमिंग और मुझे एफिशिएंट प्रोडक्शन के लिए मैं जैसे जैसे चीज़ें प्रोड्यूस करता जाता हूँ उसके ऊपर कार्ड लगाता जाता हूँ. अब इसके ऊपर कौन सी मशीन या कौन से सुपरवाइज़र ने या कौन से वर्क फोर्स ने, किस बंदे ने इसके ऊपर फर्दर काम करना है. When the producer and user are in visual contact, a light or flag
और एम्प्टी स्पॉट ऑन द फ्लोर में बी एडिकेट। और इसका एक और तरीका ये भी होता है कि उसके ऊपर एक फ्लैग लगा देते हैं, लाइट लगा देते हैं, सो अगर आमने सामने जो हैं प्रोड्यूसर और यूज़र जो बैठे हुए हों, तो ताकि उनको पता रहे कि ये जो है किसने इसको यूज़ करना है, ये किसने इसको खाना है। इसी तरह आप इसकी एक अगर वेरी सिंपल एग्जांपल देखें तो हम देखते हैं कि अक्सर टेक अवेज या रेस्टोरेंट्स आप वहाँ पे जाते हैं तो आप जाके अपना खाना जो भी ऑर्डर करते हैं आपको एक टेबल नंबर दे दिया जाता है, आप अपने टेबल पे बैठ जाते हैं और जब आपका ऑर्डर जो है आ जाता है, ऑर्डर प्रिपेयर हो जाता है, तो वहाँ पे उन्होंने एक ऊपर स्क्रीन लगाई तो उसके ऊपर आपका ऑर्डर नंबर ब्लिंक करना शुरू हो जाता है। आप अपने ऑर्डर की स्लिप जाके दिखाते हैं तो आपको वो ऑर्डर दे देते हैं, ला के आप वो अपना ऑर्डर अपने टेबल पर रखते हैं, खाते हैं और चले जाते हैं। जिस तरह कि फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में यूजुअली इस तरह होता है, तो वहाँ पे भी यही सिस्टम चलता है कि जैसे अब अगर आपने ऑर्डर जब प्लेस किया तो आपका ऑर्डर का था, ऑर्डर नंबर 24 था, तो 24 का एक कार्ड वो ट्रे के ऊपर लगा के अंदर किचन में चली जाती है। किचन के अंदर वो 24 के अगेंस्ट जो उसके अंदर कंपोनेंट्स वो सारे उसके ऊपर बारी बारी वो ट्रे चलती जाती है, उस पर प्रोसेस हो के चीज़ें, वो बर्गर रख दिए, चिप्स रख दिए, फ्राइज़ रख दिए, ड्रिंक रख दिए, वो चीज़ें पूरी हो के बाहर आ जाती है। उसके ऊपर फिर एक और कार्ड लगा होता है टेबल 24 का। अब वो टेबल 24 की जैसे ही आती है तो वो 24 का वहाँ पे लाइट जलना शुरू हो जाती है, तो मुझे नज़र आ जाता है कि जी अब 24 का ऑर्डर आ गया। वहाँ ट्रेस पड़ी हुई हैं, अब वहाँ पे टेबल 24 की भी है, 27 की भी है, तो मुझे उसमें से नज़र आ जाती है कि टेबल 24 की ट्रे कौन सी है, वो मैं ट्रे उठाता हूँ, ला के अपनी टेबल पे बैठ जाता हूँ। इसी तरह आप देखें प्रोडक्शन के अंदर भी इसी तरह होता है। कार्ड सिस्टम जो कार्ड के ऊपर लगा देते हैं कि जी ये कार्ड अब ये किस प्रोसेस में जाना है, अब किसके पास जाना है, अब किसके पास जाना है, इवेंचुअली वो किस यूज़र के पास जाएगा। Since several components may be required, several different Kanban techniques may be employed। और फिर इसके अंदर फर्दर सब टेक्निक्स काफ़ी सारी हैं जो कि आप इसके अंदर और इनोवेशन और इसके अंदर आप स्टैकिंग मेथड्स और वो चीज़ें देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली ईच कार्ड कंट्रोल्स अ स्पेसिफिक क्वांटिटी और पार्ट्स, और हर कार्ड जो है उसके ऊपर लिखा होता है कितनी क्वांटिटी और स्पेसिफिक पार्ट कौन कौन से हैं। मल्टीपल कार्ड सिस्टम्स में बी यूज्ड इफ देयर आर सेवरल कंपोनेंट्स और डिफरेंट लॉट साइजेस, और अगर आप सेवरल एक ही शिपमेंट के अंदर डिफरेंट लॉट साइजेस या डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं तो आप डिफरेंट एक ही बॉक्स के ऊपर या एक ही उसके ऊपर आप डिफरेंट कार्ड्स लगाते हैं कि इसके अंदर ये वाली चीज़ उसके ये उस यूज़र के पास जाएगी, ये चीज़ इस यूज़र के पास जाएगी। In an MRP material requirement planning system, the schedule can be thought of as a build authorization and the Kanban a type of pull system that initiates actual production. Material requirement planning system में इसको हम as an authorization भी, Kanban को हम as an authorization भी देखते हैं। Authorization कैसे देखते हैं कि since मेरे पास मैंने raw material आया, मैंने उस रॉ मटेरियल के ऊपर काम किया, काम करके अब वो अगले प्रोसेस में जाना है, तो मैंने उस पर काम करके अगर उसको छोड़ दिया और उसके बाद कार्ड नहीं लगाया तो नेक्स्ट जिस यूज़र के पास जाना था, जिसने उसके ऊपर फर्दर उसको प्रोसेस करना था, ही इज़ नॉट ऑथराइज्ड टू टेक दैट इन्वेंट्री टू हिज टेबल एंड प्रोसेस इट, क्योंकि मैंने उसको अभी तक फाइनलाइज अपनी टेबल से नहीं किया। मैं उसके ऊपर जब कार्ड लगा देता हूँ तो आई एम ऑथराइजिंग हिम कि वो ये इन्वेंट्री अब उसके पास जाए और वो उसके ऊपर काम कर सके। नंबर ऑफ कानबान कार्ड्स और कंटेनर्स, अब हम कार्ड्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जी कितने हम कानबान, कितने कार्ड्स एक शिपमेंट के ऊपर लगाएं। नीड टू नो द लीड टाइम नीडेड टू प्रोड्यूस अ कंटेनर ऑफ पार्ट्स, नीड टू नो द अमाउंट ऑफ सेफ्टी स्टॉक नीडेड, ये दोनों चीज़ें हमारे पास हों। नंबर ऑफ कानबान या कंटेनर्स या कार्ड्स, डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक डिवाइडेड बाय साइज ऑफ कंटेनर, तो हमारे पास नंबर ऑफ कार्ड्स आ जाते हैं। इसकी एक एग्जांपल हम देखते हैं। डेली डिमांड हमारी 500 केक्स थी, 500 केक हमने डेली की डिमांड थी। प्रोडक्शन लीड टाइम, वेट टाइम प्लस मटेरियल हैंडलिंग प्लस प्रोसेसिंग टाइम 2 days है। सेफ्टी स्टॉक हाफ डे, कंटेनर साइज 250 केक्स है। डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम 2 days इंटू 500 केक्स is equals to 1000,
हमारी प्रोडक्शन लीड टाइम या हमारा जो है लीड टाइम उसमें वो कितना है 2 डेज और 500 केक्स मैन्युफैक्चर करने, तो उसका मतलब है 1000 हमारे पास आ गया, 1000 आ गया हमारे पास। नंबर ऑफ कानबान्स का हमने फॉर्मूला यहाँ पे देखा था, नंबर ऑफ कानबान्स का डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम। अब वहाँ पे डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम क्या 1000, सेफ्टी स्टॉक कितना है, सेफ्टी स्टॉक है 250 और जो कंटेनर साइज है वो भी 250 है, तो इट कम्स टू 5। इसका मतलब उस कंटेनर के ऊपर 5 कार्ड्स, 5 कानबान्स या 5 कार्ड्स उसके ऊपर लगेंगे। Now coming to advantages of Kanban, allow only limited amount of faulty or delayed material, problems are immediately evident, put downward pressure on bad aspects of inventory, standardized container, reduced weight, disposal cost, wasted space and labor। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं, जिसके अंदर के एक तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ फॉल्टी और डिलेड मटेरियल, क्योंकि प्रोसेस है, प्रोसेस के अंदर जहाँ भी कोई फॉल्टी मटेरियल या डिलेड मटेरियल होगा उसके ऊपर उसका कार्ड लगा होगा कि वाई इज इट फॉल्टी और जो है ये फॉल्टी है। फिर प्रॉब्लम्स इमीडिएटली जो हम उसमें पता चल जाती हैं, आइडेंटिफाई हो जाती हैं, रिजॉल्व हो जाती हैं। फिर बैड एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेंट्री को बैड प्रेशर, उसके ऊपर जो है पुट डाउनवर्ड प्रेशर होता है कि ज़्यादा कोई भी उसके अंदर इन्वेंट्री फॉल्टी इन्वेंट्री ना हो। फिर एक कंटेनर स्टैंडर्डाइज का, कंटेनर्स का मतलब एक जैसे ही साइज़ के और उसके अगर वेट के, डिस्पोजल कॉस्ट, वेस्टेज स्पेस के अगर कंटेनर्स हों तो उसकी वजह से हमारी स्पेस कम यूटिलाइज होती है और लेबर हमारी एफिशिएंटली उसको हैंडल कर सकती है। क्वालिटी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। अब हम जस्ट इन टाइम सिस्टम की क्वालिटी के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। Just in time cuts the cost of obtaining goods quality because just in time exposes poor quality. Just in time system cuts the cost of obtaining good quality. एक तो cost of obtaining good quality को obtain करने के लिए की cost को भी कम करती है, because इसका सबसे बड़ा just in time inventory system का फ़ायदा ये कि इसमें हमें जो है poor quality इन्वेंट्री जो है, पुअर क्वालिटी ऑफ इन्वेंट्री फ़ौरन आइडेंटिफाई हो जाती है। फ़ौरन आइडेंटिफाई इस तरह से हो जाती है कि हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि रॉ मटेरियल अभी आया है तो इसके अंदर इतने पार्ट्स ठीक थे, इतने पार्ट्स ख़राब थे, रादर देन कि हम इन्वेंट्री जब बिल्डअप कर लेते हैं और यूज़ करते हुए पता चलता है कि यार वो इन्वेंट्री जो हमने 6 महीने पहले ख़रीदी थी उसमें ये प्रॉब्लम्स थे। बिकॉज लीड टाइम्स आर शॉर्टर, क्वालिटी प्रॉब्लम्स आर एक्सपोज सूनर। लीड टाइम कम है तो क्वालिटी प्रॉब्लम्स जल्दी हमें पता चल जाते हैं। बेटर क्वालिटी मीन्स फ्यूअर बफर्स एंड अलाउ सिंपलर जस्ट इन टाइम सिस्टम्स टू बी यूज्ड। तो बेटर क्वालिटी के लिए कम से कम हम जो हमारा बफर स्टॉक या हम सेफ्टी स्टॉक रखते हैं और उसकी वजह और हम अलाउ करते हैं सिंपलर जस्ट इन टाइम सिस्टम टू बी यूज्ड। नाउ कमिंग टू टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट builds an organization culture and value system that stresses improvement of all processes. Toyota production system की थीम क्या है कि कंटिन्यूसली इम्प्रूव करें, हर कंपोनेंट, हर प्रोसेस कंटिन्यूसली इम्प्रूव होना चाहिए, जिसमें है कि बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड वैल्यू सिस्टम दैट स्ट्रेसेस इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑल प्रोसेसेस। पार्ट ऑफ एवरीवन्स जॉब, हर एम्प्लॉय की जॉब का दिस इज द पार्ट ऑफ इट दैट ही शुड कीप ऑन ट्राइंग इन न्यू इम्प्रूवमेंट्स, bring improvements in processes, in work, efficiency, everything. Then respect for people. People are treated as knowledge workers. People are treated as knowledge workers, as assets. Engage mental and physical capabilities. Empower employees. The employees at Toyota Motor Corporation has the power to take decisions on their day-to-day production operations. Standard work practice. Work shall be completely specified as to content, sequence, timing and outcome. अब वहाँ टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का एक सबसे बड़ा फीचर ये कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं, जो भी काम करना है वो उसका चीज़, उसका सीक्वेंस, टाइमिंग, आउटकम, हर चीज़ स्टैंडर्डाइज्ड होनी चाहिए, वेरिएबिलिटी ना हो, कभी ठीक बन गया कभी नहीं ठीक बन गया, हर दफ़ा ठीक चीज़ होनी चाहिए.
इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर सप्लायर कनेक्शन आर डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल जो कस्टमर्स हैं. प्रोडक्ट एंड सर्विस फ्लोज मस्ट बी सिंपल एंड डायरेक्ट. Any improvement must be made in accordance with the scientific method at the lowest possible level of organization. This is the most important feature of Toyota work practices. That के lowest possible level of organization पे even एक जो worker है, एक supervisor है, वो किसी भी process को improve करने के लिए कोई भी decision या कोई भी technique, कोई भी scientific method adopt कर सकता है, use कर सकता है, डिसीजन ले सकता है उसके लिए. लीन ऑपरेशंस डिफरेंट फ्रॉम जस्ट इन टाइम इन दैट इट इज एक्सटर्नली फोकस्ड ऑन द कस्टमर. लीन ऑपरेशंस क्या होता है? एक्सटर्नली फोकस्ड होता है. कस्टमर का ऑर्डर हम लेते हैं, उस ऑर्डर के अगेंस्ट हम अपने सारे ऑपरेशन फंक्शंस को एडजस्ट कर लेते हैं. स्टार्ट्स विद अंडरस्टैंडिंग व्हाट द कस्टमर वांट्स. ऑप्टिमाइज द एंटायर प्रोसेस फ्रॉम द कस्टमर्स पर्सपेक्टिव. और फिर हम अपना सारा प्रोसेस कस्टमर के पर्सपेक्टिव से उसे ऑप्टिमाइज कर लेते हैं. बिल्डिंग अ लीन ऑर्गेनाइजेशन. ट्रांजिशनिंग टू अ लीन सिस्टम कैन बी डिफिकल्ट. लीन सिस्टम्स टेंड टू हैव द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स. यूज जस्ट इन टाइम टेक्निक्स. बिल्ड सिस्टम दैट हेल्प एम्प्लॉयज प्रोड्यूस परफेक्ट पार्ट्स. रिड्यूस स्पेस रिक्वायरमेंट्स. ये हम चीज़ें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लीन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं. और कमिंग टू बिकमिंग अ लीन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ डिफिकल्ट टास्क, सिंस आपको अपना ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर हर चीज़ चेंज करनी पड़ती है. देन डेवलप पार्टनरशिप्स विद सप्लायर्स. एजुकेट सप्लायर्स. एलिमिनेट ऑल बट वैल्यू एडेड एक्टिविटीज. डेवलप एम्प्लॉयज. मेक जॉब्स चैलेंजिंग. बिल्ड वर्क फ्लेक्सिबिलिटी. जस्ट इन टाइम, लीन ऑपरेशंस एंड टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, तीन हमारी बेसिक थीम्स हैं इस चैप्टर की. और हमने जस्ट इन टाइम को, हाँ, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम को हमने डिस्कस किया. उसके बाद हमने टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम को भी देखा. हमने उसको देखा कि उसकी क्या तीन बेसिकली वैल्यूज़ हैं, तीन कोर थीम्स हैं जिसके ऊपर वो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम हमारा बेस करता है. देन टोयोटा इज़ अ लीन ऑर्गेनाइजेशन. लीन ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है? जो कि कस्टमर की प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली अपने सारे ऑपरेशंस को, अपने जो सिस्टम्स हैं उन सबको उस तरह से चेंज कर लेते, टेलर कर लेते, सो दैट कि जो वो प्रोडक्ट बनाएं वो कस्टमर्स की वांट्स को 100% सेटिस्फाई करता हो. नाउ कमिंग टू जस्ट इन टाइम इन सर्विसेज. The just-in-time technique used in manufacturing are used in services. जो टेक्निक्स हम मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं वो सर्विसेज सेक्टर में भी यूज़ करते हैं. सप्लायर्स, लेआउट्स, इन्वेंट्री, स्केजुलिंग, ये सारी की सारी चीज़ें. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है हॉस्पिटल्स की, तो हॉस्पिटल के लिए मटेरियल्स. एयरलाइन इंडस्ट्री, तो एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए मटेरियल, रॉ मटेरियल, उसके जो इन्वेंट्री, उसके बाद होटल्स की इन्वेंट्री, कमोडिटीज़, ये सारी की सारी हम इन सब चीज़ों के अंदर जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम यूज़ कर सकते हैं. अपने सप्लायर्स के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, उनके साथ एग्रीमेंट्स कर सकते हैं. Now coming to the new chapter, which is maintenance and reliability operations. Let's first talk about the case study of Orlando or Utilities Commission. Florida में Orlando, there's a city Orlando में है, वहाँ पे एक यूटिलिटीज़ कमीशन है जो कि वहाँ पे उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है उस एरिया में. मेंटेनेंस ऑफ पावर जनरेशन प्लांट. मेंटेनेंस ऑफ पावर जनरेशन प्लांट बेसिकली करता क्या? ऑरलैंडो यूटिलिटीज़ कमीशन मेंटेनेंस करता है वहाँ पे जो पावर जनरेशन प्लांट्स हैं उनकी. एवरी ईयर ईच प्लांट इज टेकन ऑफ लाइन फॉर 1 to 3 weeks मेंटेनेंस. और हर साल हर प्लांट को वो 1 से 3 हफ्ते के लिए उसको बंद करते हैं और उसकी मेंटेनेंस करते हैं. एवरी 3 years ईच प्लांट इज टेकन ऑफ लाइन फॉर 6 to 8 weeks फॉर कंप्लीट ओवरऑल एंड टर्बाइन इंस्पेक्शन. Each overhaul has 1800 tasks and requires 72,000 labor hours. हर दफ़ा एक प्लांट को उनका जो टर्बाइंस हैं उनको उसको ओवरऑल करने के लिए 18,000 डिफरेंट एक्टिविटीज़ टास्क करने पड़ते हैं और 72,000 लेबर आवर्स उस पर लगते हैं. Orlando Utilities Commission perform over
12,000 मेंटेनेंस टास्क ईच ईयर, और वो 12,000 मेंटेनेंस टास्क हर साल कंडक्ट करते हैं ऑरलैंडो यूटिलिटीज कमीशन। मेंटेनेंस एंड रिलायबिलिटी कम्स विद मेंटेनेंस। अब हम यहाँ पे ऑरलैंडो यूटिलिटीज कमीशन की जो बात करें तो ऑरलैंडो के अंदर जो वहाँ पे पावर जनरेशन प्लांट्स हैं उनकी ये क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। अगर ये मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो दे विल नॉट बी रिलायबल नहीं होंगे तो किसी दिन चलते चलते एकदम पावर प्लांट शट डाउन हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकआउट हो जाएगी, बिजली बंद हो जाएगी, पावर प्लांट बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? उसकी मेंटेनेंस नहीं की थी, कुछ ब्रेक डाउन हो गया उसके अंदर या वैसे ख़राब हो गया। तो वो क्या करते हैं, रेगुलर मेंटेनेंस हर जो है साल वो उसकी करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। 3 हफ्ते हर टरबाइन को बंद करते हैं और उसकी पूरी मेंटेनेंस करते हैं। एवरी 3 ईयर्स उसको ओवरऑल करते हैं। फिर एवरी डे अ प्लांट इज डाउन कॉस्ट ऑरलैंडो यूटिलिटीज कमीशन $110,000। अब हमने देखा कि हर साल वो अपना क्या करते हैं, हर टरबाइन को 1 से 3 हफ्ते के लिए कंप्लीटली रोकते हैं, स्टॉप करते हैं और उसके बाद उसकी मेंटेनेंस करते हैं। और हर एक दिन जो वो मेंटेनेंस कर रहे होते हैं तो प्लांट के रुक जाने की वजह से उनका $1,10,000 का उन्हें नुकसान हो रहा होता, लॉस हो रहा होता। एंड अनएक्सपेक्टेड आउटेजेस कॉस्ट बिटवीन 350,000 and 600,000 पर डे। नाउ सी कि वो एक दिन अगर अपना प्लांट रोकते हैं, एक दिन अपनी टरबाइन को रोकते हैं तो $1,10,000 का उन्हें लॉस हो रहा होता है पर डे। लेकिन अगर वो चलते हुए एक भी प्लांट उनका रुक जाए, एक भी उनका जो टरबाइन ख़राब हो जाए तो उन्हें पर डे जो लॉस हो रहा होता है वो $3.5 लाख से $6 लाख पर डे हो रहा होता है। सो व्हाट विल यू प्रेफर? आपका क्या ख्याल है कि उन्हें जो है विच वन इज़ मोर फिजिबल, कि वो प्लांट ख़राब हो जाए तो उसको ठीक करें या प्लांट की मेंटेनेंस करके उसे ठीक रखें ताकि ख़राब ही ना हो? Preventive maintenance discovered a cracked rotor blade which could have destroyed 27 million piece of equipment. जब वो कर रहे थे, उन्होंने मेंटेनेंस कर रहे थे तो एक मेंटेनेंस के अंदर उन्होंने देखा कि रोटर ब्लेड क्रैक हुआ था। तो इमीडिएटली उन्होंने उस रोटर ब्लेड को रिपेयर किया, उसे रिप्लेस किया। तो अगर वो रोटर ब्लेड को, वो क्रैक्ड रोटर ब्लेड को ना वो रिप्लेस करते तो एक दिन उसने टूट जाना था, और टूट के उसने जिस पार्ट के अंदर लगना था उसकी कॉस्ट $27 मिलियन थी। तो $27 मिलियन का नुकसान हो जाता। सो इस केस स्टडी को डिस्कस करने का मकसद ये कि द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटेनेंस इन ऑर्डर टू अचीव रिलायबिलिटी। अब हम देख रहे हैं कि ये एक दिन, और ये क्या करते हैं, एक साल में हर साल उसकी मेंटेनेंस करते हैं और हर 3 साल वो उसे ओवरऑल करते हैं हर टरबाइन को। और एक टरबाइन को रोकने, एक दिन ना चलाने का मतलब ये है कि $1,10,000 की वो कॉस्ट उसके ऊपर आ रही है। और अनएक्सपेक्टेडली अगर कोई रुक जाता है, कोई मशीनरी ब्रेक डाउन हो जाती है तो $3.5 लाख से $6 लाख उसके ऊपर पर डे उनको नुकसान होता है। और अगर रोटर ब्लेड अगर वो टूट जाता, वो क्रैक रोटर ब्लेड उन्होंने डिस्कवर कर लिया, अगर वो टूट जाता तो $27 मिलियन का नुकसान हो जाता। सो मेंटेनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर सर्विसेज, everywhere maintenance is required, and through maintenance reliability is achieved. So this chapter is about maintenance and reliability. Strategic importance of maintenance and reliability. Failure has far reaching effects on a firm's operations. अब failure किसी भी चीज़ की, या मशीन रुक जाना, मशीन टूट जाना, कि बहुत
दूरअंदेश कह सकते हैं कि बहुत डीप रूटेड या बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स होते हैं आपके ऑपरेशंस के ऊपर। रेपुटेशन ख़राब होती है, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी डाउन होती है, डिससेटिस्फाइड कस्टमर्स, आइडल एम्प्लॉयज़। आइडल एम्प्लॉयज़ वो होते हैं जो एम्प्लॉयज़ के पास काम ना हो, आपकी मशीनरी रुक गई, आपके वर्कर्स को आप ले ऑफ तो नहीं कर सकते जितने दिन आपका प्लांट बंद है। प्रॉफिट बिकम लॉसेस, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो ये सारे के सारे किसी भी फर्म के ना मेंटेनेंस करने की वजह से ये नुकसान हो सकते हैं। The objective of maintenance and reliability is to maintain the capability of the system while controlling cost. Maintenance is all activities involved in keeping a system equipment in working order. Maintenance किसे कहते हैं कि वो तमाम activities जो कि किसी भी सिस्टम को, किसी भी इक्विपमेंट को, किसी भी मशीनरी को वर्किंग ऑर्डर में रखने के लिए की जाए एक्टिविटीज़, उन सबको मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ कहते हैं या मेंटेनेंस कहते हैं। Reliability is the probability that a machine will function properly for a specified time. और reliability क्या है? Reliability एक expected value है या probability है कि अगर आप maintain रखेंगे अपनी चीज़ों को तो हम ये expect कर रहे हैं या probably हम कह रहे हैं कि मशीन ठीक चलती रहेगी, बीच में कहीं इसमें break down नहीं होगा। अगर आप कहते हैं कि maintain नहीं कर रहे तो probability क्या होगी कि मशीन किसी दिन भी ख़राब हो जानी। Important tactics: reliability, improving individual components, providing redundancy. Maintenance, implementing or improving preventive maintenance, increasing repair capability or speed. अब reliability को increase करने के लिए क्या चीज़ें करनी ज़रूरी हैं कि improving individual components को improve किया जाए और redundancy भी provide की जाए। इसी तरह मेंटेनेंस के अंदर के इम्प्रूव किया जाए आपके प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को और रिपेयर कैपेबिलिटी को इंक्रीज किया जाए या स्पीड ऑफ मेंटेनेंस को इंक्रीज किया जाए। नाउ मेंटेनेंस की स्ट्रैटेजी हम देखते हैं। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, स्किल ट्रेनिंग, रिवॉर्ड सिस्टम, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। Maintenance and reliability: clean and lubricate, monitor and adjust, make minor repair, keep computerized records। और उसका रिजल्ट क्या होगा? Reduced inventory, improved quality, improved capacity, reputation for quality, continuous improvement, reduced variability। मेंटेनेंस की स्ट्रैटेजी क्या है? सबसे पहले तो एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, आप अपने एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करते हैं उससे, और क्या करते हैं आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि मशीनरी को मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है, कैसे मेंटेन किया जा सकता है, उसकी स्किल ट्रेनिंग कराएं, फिर उसको रिवॉर्ड करें कि वो मशीनरी को मेंटेन रख रहा है। फिर एम्प्लॉय को आप एम्पावर करें, उसको ये डिसीजन की आप उसको पावर दें कि मशीनरी के अंदर कहीं पे भी कोई फॉल्ट होता है तो उसको ठीक करने की, उसको रोक के या उसको साथ साथ वो मेंटेन रखे। फिर मेंटेनेंस एंड रिलायबिलिटी के प्रोसीजर्स क्या हैं? प्रोसीजर ये कि मशीन को क्लीन रखना है, लुब्रिकेट रखना है, मॉनिटर और उसको एडजस्ट करते रहना है, उसमें माइनर रिपेयर साथ साथ करते जाएं और उसका कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड रखें इन सारी चीज़ों का। तो उससे होगा क्या, रिजल्ट क्या निकलेगा कि जी एक तो इन्वेंट्री रिड्यूस होगी आपकी, इम्प्रूव क्वालिटी इम्प्रूव होगी, इम्प्रूव कैपेसिटी, रेपुटेशन फॉर क्वालिटी, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, रिड्यूस्ड वेरिएबिलिटी। रिलायबिलिटी: improving individual components। reliability को हमने डिफाइन किया था कि it is the probability where reliability अब हम कहते हैं कि probability हम कैसे कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? total probability, individual components की हम reliability देख लेते हैं कि ये component कितना reliable है, ये कितना, 5 machines हैं तो हर machine की reliability की कितनी reliable है, ये कितनी reliable, हर किसी के अलग अलग हम reliability कैलकुलेट कर लेते हैं तो, और उसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस फॉर्मूले से। ओवरऑल सिस्टम की रिलायबिलिटी हम कैसे, हमारे पास आएगी रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम परसेंटेजेस में, एवरेज रिलायबिलिटी ऑफ ईच कंपोनेंट, एवरेज रिलायबिलिटी ऑफ ईच कंपोनेंट। ओवरऑल रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम हम कहते हैं कि 100% में से ओवरऑल हो सकती है ना, कि कहते हैं कि जी ये सिस्टम जिसमें 5 मशीन्स हैं ये 90% रिलायबल है,
अब वो रिलायबिलिटी हमारे पास कैसे आएगी, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की एवरेज रिलायबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिस्टम की रिलायबिलिटी आ जाएगी। एवरेज कंपोनेंट्स की कैसे आएगी कि ये जो कंपोनेंट है ये इतने % रिलायबल है, ये कंपोनेंट इतने % रिलायबल, 5 कंपोनेंट्स है, हर कंपोनेंट की परसेंटेज रिलायबिलिटी इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सिस्टम की रिलायबिलिटी आ जाएगी। इस हम एग्जाम्पल चार्ट में भी आप देख सकते हैं। अब हम कहते हैं कि हमारी 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 डिफरेंट मशीन्स हैं। अब हमें सिस्टम की रिलायबिलिटी RS विच इज सिस्टम रिलायबिलिटी हमने कैलकुलेट करनी। तो पहली जो मशीन है उसकी रिलायबिलिटी 0.90 है, 0.90 का मतलब 90% रिलायबल है, दूसरी 80% है, तीसरी 99% है। अब तीनों रिलायबिलिटी के प्रोसेसेस, ये 3 प्रोसेसेस हैं, तीनों की रिलायबिलिटी को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 0.713 और 71.3%। इसका मतलब हमारा जो पूरा सिस्टम है इट इज 71.3% रिलायबल। प्रोडक्ट फेलियर रेट, बेसिक यूनिट ऑफ मेजर फॉर रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी को आप कैसे मेजर करते हैं? थ्रू फेलियर रेट। जितना ज़्यादा फेलियर रेट होगा उतना ज़्यादा आपकी रिलायबिलिटी कम होगी। अब फेलियर रेट आप परसेंटेजेस में कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ फेलियर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स टेस्टेड। अब आपने 10 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, 10 यूनिट को आपने टेस्ट किया तो उसमें से 3 फेलियर्स हैं, तो दैट मीन्स कि 30% आपका फेलियर है। नंबर ऑफ फेलियर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट आवर्स ऑफ ऑपरेटिंग टाइम, ये हमारे पास इसके अंदर यूनिट्स में आ जाएगा, एक परसेंटेजेस में फेलियर दिया। मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स, मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स इज 1 डिवाइडेड बाय फेलियर रेट इन नंबर्स। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। 20 एयर कंडीशनिंग यूनिट्स डिजाइन्ड फॉर यूज इन नासा स्पेस शटल्स operated for 1000 hours, one failed after 200 hours and one after 600 hours. 20 हम कहते हैं एसीज थे, 20 एयर कंडीशनिंग यूनिट्स थे जो कि हमने नासा की स्पेस शटल के अंदर हमने इंस्टॉल किए और वो 1000 घंटे चले, जिनमें से 2 यूनिट जो थे वो एक तो 200 घंटे के बाद, एक 600 घंटे के बाद वो फेल हो गए। तो हम इसकी फेलियर रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? परसेंटेजेस में 2 डिवाइडेड बाय 20 इट विल कम टू 10% इनटू 100। अब हम फेलियर का यूनिट, फेलियर पर यूनिट आर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फेलियर पर यूनिट आर 2 डिवाइडेड बाय 20,000, बिकॉज 20 एसीज थे, हर एसी 1000 आवर्स चला तो 20,000 टोटल आवर्स हो गए, माइनस 1200 आपका आ जाता है जो 200 आवर्स हैं, 200 प्लस 600 आवर्स की जो आपकी यहाँ पे आप फॉर्मूला में देखें, आवर्स ऑफ ऑपरेटिंग टाइम, नंबर ऑफ यूनिट आवर्स ऑफ ऑपरेटिंग टाइम, यूनिट आवर्स हमारे कितने आ जाते हैं? 1000 आवर्स, 20 एसीज थे, 20 माइनस 1200 यूनिट ऑपरेटिंग आवर्स, टोटल आवर्स तो आपके पास 20,000 है, 20 एसी थे जो कि 1 घंटे के लिए चले तो 20,000 आपके टोटल आवर्स आ गए, लेकिन जिसमें से 2 डिफॉल्ट कर गए, 2 जो डिफॉल्ट कर गए, एक कर गया था 1 फेल्ड आफ्टर 200 आवर्स, 201 एंड द अदर फेल्ड आफ्टर 600 आवर्स। तो इसको हम माइनस 1200 करें तो हमारे पास 0.00106 फेलियर पर यूनिट आर आ जाता है। फेलियर पर यूनिट आर हमारे पास आ गए, रेट आ गए कि इतने 0.000106 फेलियर है पर यूनिट आर के हिसाब से। देन हमारे पास मीन टाइम बिफोर फेलियर इज 1 by 0.000106, इट कम्स टू 9434 आवर्स। अब अगर आप इसमें फॉर्मूला देखें तो मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स वाज 1 डिवाइडेड बाय FRN। FRN क्या था? फेलियर रेट इन पर यूनिट ऑपरेटिंग आवर्स। तो हमारे पास मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स आ गया 9434 आवर्स। फेलियर रेट पर ट्रिप, फेलियर रेट पर ट्रिप का हमारे पास फॉर्मूला है, फेलियर रेट per unit failure rate into 24 hours into 6 days per trip, so it will come to 0.153 failures per trip.
6 डेज का ट्रिप था जिसपे जिसमें उन्होंने कहा कि 1000 आवर्स यूज हुए। प्रोवाइडिंग रिडंडेंसी, प्रोवाइड बैकअप कंपोनेंट्स टू इंक्रीज रिलायबिलिटी, probability of first component working, probability of second component working into probability of needing second component. What is redundancy? It is providing backup components to increase reliabilities. Backup components का मतलब है कि हमने backup में अपने पास component रखा हो कि just in case switches हैं, हम कहते हैं कि जी एक switch हमने extra switches खरीद के इसलिए रखे हुए हैं, ये switch जब खराब हुआ हम इसको switch को replace कर दें फौरन। तो बैकअप कंपोनेंट्स टू इंक्रीज, अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट वर्किंग कंपोनेंट हमारे पास 8 हो, 0.8 हो, सेकंड का भी 0.8 है, लेकिन नीडिंग सेकंड कंपोनेंट का 1 माइनस 0.8 है, तो इट विल कम टू 0.16 विच इज पॉइंट, टोटल हमारे पास रिडंडेंसी इज 0.96। रिडंडेंसी एग्जाम्पल, a redundant process is installed to support the earlier example where RS was equals to 0.713, जो हमने 71.3% हमने कहा था रिलायबल है प्रोसेस हमारा सिस्टम, जिसमें हमने कहा था कि 3 प्रोसेसेस हैं। पहला प्रोसेस जो था हमने कहा था कि 0.90 या 90% रिलायबल है, दूसरा 0.80% रिलायबल है। नाउ हमारा जो R3 था वो हमने कहा था 99%, या हमारा प्रोसेस 3 था वो 99% रिलायबल है। नाउ अगर हम इस प्रोसेस की रिडंडेंसी हम कैलकुलेट करें, हाउ विल वी कैलकुलेट द रिडंडेंसी, इसमें हम रिडंडेंसी इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि 0.9 प्लस 0.91 माइनस 0.9, दिस इज द फॉर्मूला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट वर्किंग कंपोनेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड वर्किंग कंपोनेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नीडिंग सेकंड कंपोनेंट। तो इसमें अगर हम देखते हैं यहाँ पे R1, R2, R3, R1, R2, R3 3 प्रोसेस थे। पहले प्रोसेस की रिलायबिलिटी 90% थी, दूसरे प्रोसेस की रिलायबिलिटी 80% थी, तीसरे प्रोसेस की रिलायबिलिटी 99% थी। जो तीसरा प्रोसेस है 99% है, वो हम कंसिडर कर रहे हैं कि तकरीबन 99% या 100% है। इसका मतलब है कि वो प्रोसेस कभी भी फेल नहीं होगा, इतना ज़्यादा रिलायबल है, फेल नहीं होगा, तो उसके लिए हमें सेकेंड कॉम्पोनेंट की ज़रूरत नहीं है। पहले प्रोसेस की हम कहते हैं 0.90, तो हम कह रहे हैं कि 90% रिलायबल है, तो इसका मतलब 10% फिर भी चांस है इसका फेल होने का। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि अगर पहला प्रोसेस फेल R1 फेल होता तो हमारे पास सेकंड कंपोनेंट उसका है। R2 में भी 0.20 क्योंकि फेलियर चांस है, तो उसका भी हमारे पास सेकंड है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला ये कि हमारे पास probability plus probability 1 minus 0.9 into 0.8 plus 0.8 1 minus 0.8 into 0.99। हमने सेकेंड देखें, इसमें हमने probability कैसे कैलकुलेट की थी? probability हमने कैलकुलेट की थी कि R1 की पहले कंपोनेंट की probability और R1 के दूसरे कंपोनेंट की probability। अब R1 के पहले कंपोनेंट की probability तो हमारे पास 0.9 है, दूसरे कंपोनेंट की probability कैसे आएगी? 1 माइनस 0.9 इंटू 0.9, ब्रैकेट में 1 माइनस 0.9 इंटू ब्रैकेट क्लोज 0.9, जो कि हमारे पास सेकेंड कंपोनेंट की हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 आ गई, इंटू फिर हमने फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ R2, फिर सेकेंड कंपोनेंट ऑफ R2, और फिर हमारे पास क्योंकि जो R3 है उसके अंदर 0.99% हमारी रिलायबिलिटी, तो हम उसमें सेकंड कंपोनेंट ले ही नहीं रहे, इसलिए हम सिर्फ उसकी फर्स्ट कंपोनेंट की रिलायबिलिटी हम कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास टोटल सिस्टम की जो रिलायबिलिटी है इट विल कम टू 0.94 आ गई। अब आप देखेंगे कि रिलायबिलिटी हमने पहले कैलकुलेट की थी तो हमारी 0.713 थी या 71.3% थी, अब 94% पे इंक्रीज कर गई। तो हमारी सिस्टम की रिलायबिलिटी 71.3% से 94% पे इंक्रीज क्यों कर गई? वो इसलिए कर गई क्योंकि हमने कहा कि पहले तो हमने कहा कि सिर्फ वहाँ पे एक कंपोनेंट था, एक कंपोनेंट फेल हो गया। अब हम कह रहे हैं कि कंपोनेंट फेल होगा तो हमारे पास बैकअप में या रिडंडेंसी में दूसरा कंपोनेंट भी हम फौरन उसको रिप्लेस कर सकते हैं, और हम उसको रिप्लेस करके हम उसको सिस्टम को दोबारा इन प्रोसेस ला सकते हैं। इस वजह से सिस्टम की रिलायबिलिटी इंक्रीज हो गई। मेंटेनेंस, 2 टाइप ऑफ मेंटेनेंस होती हैं।
प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है और एक ब्रेक डाउन मेंटेनेंस होती है। प्रिवेंटिव वो होती है जो आप पहले से मेंटेनेंस करते रहते हैं सो दैट कि आपका प्रोसेस ब्रेक डाउन ना हो, और ब्रेक डाउन मेंटेनेंस क्या होती है कि प्रोसेस या आपका सिस्टम या मशीनरी ख़राब होगी उसके बाद उसको ठीक करें आप। रूटीन इंस्पेक्शन एंड सर्विसिंग टू कीप फैसिलिटीज इन गुड रिपेयर, एमरजेंसी और प्रायोरिटी रिपेयर्स ऑन फेल्ड इक्विपमेंट। Implementing preventive maintenance. Need to know when a system requires service or is likely to fail. हम पहले क्या देखते हैं कि सिस्टम की कब सर्विस होनी चाहिए, likely to failure rate उसका क्या है। High initial failure rates are known as infant mortality. Once a product settles in, mean time between failures generally follows a normal distribution. Good reporting and record keeping can aid the decision when preventive maintenance should be performed. ये हम उसे जनरली कैलकुलेट कर लेते हैं कि हर मशीनरी की मेंटेनेंस एनुअल या मंथली या किस रेट पे आपकी उसकी मेंटेनेंस होनी चाहिए। कंप्यूटराइज्ड मेंटेनेंस सिस्टम। कंप्यूटराइज्ड मेंटेनेंस सिस्टम में हम क्या करते हैं कि डेटा फाइल्स बना लेते हैं जिसमें कहते हैं इक्विपमेंट फाइल विद पार्ट्स लिस्ट। हर हमारे पास टोटल जो इक्विपमेंट है, हर इक्विपमेंट के कितने पार्ट्स हमारे पास हैं। फिर मेंटेनेंस एंड वर्क ऑर्डर स्केड्यूल के हर इक्विपमेंट या हर मशीनरी की कब मेंटेनेंस होगी और उसका वर्क ऑर्डर स्केड्यूल क्या है, उस पर कितने मशीन कितनी यूज़ होगी इस मंथ में और उसकी मेंटेनेंस का क्या स्केड्यूल है। फिर रिपेयर हिस्ट्री हर मशीन की, फिर इन्वेंट्री पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स, पर्सनल डाटा विद स्किल्स वेजेस। अब इसके साथ क्या करते हैं, ये कंप्यूटर पे हम इससे रिपोर्ट्स जनरेट कर लेते हैं कि आउट इन्वेंट्री एंड परचेजेस रिपोर्ट, इक्विपमेंट पार्ट लिस्ट, इक्विपमेंट हिस्ट्री, कॉस्ट एनालिसिस, वर्क ऑर्डर्स, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, स्केड्यूल्ड मेंटेनेंस, इमरजेंसी मेंटेनेंस, सो दैट कि हम ये सारी मेंटेनेंस पहले से स्केड्यूल कर लेते हैं कि हर मशीनरी की जो है टाइम पे मेंटेनेंस होती रहे। उसके लिए मेंटेनेंस कार्ड सिस्टम भी यूज़ करते हैं हर मशीन की, जिसके ऊपर लिखा होता है पिछली मेंटेनेंस कब हुई, अगली कब होनी है और किस दिन होनी है और क्या क्या मेंटेनेंस होनी है, पहले क्या क्या मेंटेनेंस हुई थी। So we've come to the end of the session. In this session we discussed the just-in-time scheduling, the Kanban technique, Toyota production system and lean operations. और ये इसमें हमने यहाँ पे हमारा just-in-time inventory system का chapter conclude हो गया था। फिर हमने we started with the new chapter which was maintenance and reliability, and we defined what is maintenance, what is reliability. और इसमें हमने सबसे पहले तो देखा ऑरलैंडो यूटिलिटीज़ कमीशन की, हमने मेंटेनेंस पे एक केस स्टडी देखी कि वो कितना थॉरली अपने जो उनके टर्बाइंस हैं उनको हर साल मेंटेन करते हैं, 3 हफ्ते के लिए बंद करते हैं, इतनी कॉस्ट में इनकर करते हैं क्योंकि जो शटडाउन कॉस्ट है वो उससे बहुत ज़्यादा है या ब्रेकेज कॉस्ट जो है वो उससे बहुत ज़्यादा है, तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट उसको मेंटेन करते हैं। फिर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनेंस एंड रिलायबिलिटी, देन प्रोवाइडिंग रिडंडेंसी, उसकी हमने कैलकुलेशन भी देखी कि हम जो है टोटल रिलायबिलिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम प्रोसेस कैसे देख सकते हैं कि सिस्टम की रिलायबिलिटी क्या और इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की रिलायबिलिटी क्या। फिर मेंटेनेंस में हमने देखा कि 2 तरह की मेंटेनेंस होती है, एक प्रिवेंटिव होती है और एक ब्रेक डाउन मेंटेनेंस होती है, और हम अपनी कैसे उसकी मेंटेनेंस कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।